नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारा जो रीट फ्री क्लासेज जो रीट का बैच चल रहा था, उसकी जो ये आज क्लास लेके आई हूँ, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये हमारे रीट के सिलेबस में एक टॉपिक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। सबसे पहले हमें अक्षांश रेखाएं कितनी है, देशांतर रेखाएं कितनी है, अक्षांश किधर बनती है, देशांतर किधर बनती है, इन सब चीज़ों को हम विस्तार पूर्वक इस क्लास में समझेंगे। तो आपको शांतिपूर्ण पढ़ना है, समझना है और अच्छे से इसको क्लियर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं आपके। तो आपको इस टॉपिक को इस तरीके से तैयार करना है कि जो आपका क्वेश्चन बने वो आपका एक भी गलत ना हो और आपके एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बने वो आपके बिल्कुल राइट होने चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में बात कर लेते हैं कि पृथ्वी क्या थी, कैसे थी, कैसे महाद्वीप बने, कैसे महासागर बने, क्या अक्षांश और क्या देशांतर रेखाएं कैसे क्या बनी, सबकी हम विस्तार पूर्वक डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो ये संपूर्ण पृथ्वी थी, आपकी जो पृथ्वी थी ये बिल्कुल ऐसे थी, ऐसे गोल थी और इस संपूर्ण गोल पृथ्वी को एक नाम दिया गया था पैंजिया। क्या नाम दिया गया था? पैंजिया। ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पृथ्वी शुरू में स्टार्टिंग में गोल थी, इसको पैंजिया नाम से जाना जाता था। ठीक है, उस समय ना तो महाद्वीप बने थे और ना ही महासागर बने थे, इसलिए ये पृथ्वी पैंजिया कहलाती थी। लेकिन ध्रुवीय बल के कारण क्या हुआ? ध्रुवीय बल के कारण ये पैंजिया दो भागों में विभक्त हो गया। ये पैंजिया आपका दो भागों में विभक्त हो गया, ऐसे हो गया। ये पैंजिया दो भागों में विभक्त हो गया, जिसका उत्तरी भाग, ये उत्तरी भाग तो आपका अंगारा लैंड कहलाया। क्या कहलाया? अंगारा लैंड। दूसरा इसका नाम लोरेशिया भी है। ध्यान से अच्छे से समझना इस चीज़ को, अगर ये आपके क्लियर हो जाएगी तो फिर आपको ज़्यादा अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो उत्तरी भाग अंगारा लैंड या लोरेशिया कहलाया, इसका दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। ये आपका गोंडवाना लैंड कहलाया। क्लियर? पैंजिया के रूप में थी, फिर ध्रुवीय बल के कारण दो भागों में विभक्त हो गई। उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन दोनों के मध्य जो ये खाली जगह है, ये वाली, ये 33 सागर था। क्या था? 33 सागर। ये आपका 33 सागर कहलाया, जो आज भूमध्य सागर के रूप में है। आज भूमध्य सागर के रूप में विद्यमान है, भूमध्य सागर। यहां तक कंडीशन आपके समझ में आ गई होगी। पैंजिया ध्रुवीय बल के कारण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भागों में विभक्त हो गई। फिर इनके मध्य का जो भाग है वो 33 सागर कहलाया, जो आज भूमध्य सागर के रूप में विराजमान है। अब क्या हुआ कि ध्रुवीय बल के कारण ये अंगारा लैंड भी टूट गया और इधर ये गोंडवाना लैंड भी टूट गया, बिखर गए। यानी ध्रुवीय बल के कारण फिर क्या हुआ कि आपका जो ये अंगारा लैंड भी ऐसे टूट गया, और फिर आपका ये गोंडवाना लैंड भी ऐसे टूट गया, और फिर आपके क्या बन गए? महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हो गई। क्या हो गई? फिर आपकी महाद्वीप और महासागर
महाद्वीप और महासागर बने। पेंजिया, ध्रुवीय बल के कारण पेंजिया दो भागों में विभक्त हो गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। लेकिन फिर भी ध्रुवीय बल के कारण अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के और भी टुकड़े हो गए। फिर इनके टुकड़े होकर आखिर में ये महाद्वीप और महासागर का रूप ले चुके थे। फिर हमारे 7 महाद्वीप और 5 महासागरों का निर्माण हो गया। ऐसे हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो इस चीज़ को आप अच्छे से डायग्राम से अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन अब आपको नोट्स भी बनाने जरूरी है। तो आप सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी पेंजिया के रूप में थी। ध्रुवीय बल के कारण पेंजिया उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभक्त हो गया। जो चीज़ मैं समझाई हूँ वही चीज़ मैं यहाँ लिखवाई हूँ। तो आप इसके अच्छे से नोट्स बना लेना। फिर उत्तरी भाग अंगारा लैंड या लौरेशिया कहलाया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य जो 33 सागर बना, जो आज भूमध्य सागर के रूप में विद्यमान है। लेकिन फिर भी ध्रुवीय बल लगता रहा और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी टूट गए और फिर महाद्वीप और महासागर बने। इस प्रकार महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ था। महाद्वीप कितने हैं आपके? 7। कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये आपके 7 महाद्वीप है। अब आपको ये 7 महाद्वीप भी पढ़ने हैं। ये भी आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, महाद्वीप और महासागर। फिर महासागर आपके 5 बने हैं, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और अंटार्कटिक। 5 महासागर बने। यहाँ तक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की चर्चा कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। देखो, आपका ये पृथ्वी है और पृथ्वी गोल है। तो आपका उत्तर से दक्षिण 0 डिग्री जो ये सीधी खड़ी रेखा है, इसको हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। ये आपकी ग्रीनविच रेखा हो गई। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी पूर्व से पश्चिम 0 डिग्री, ये आपकी भूमध्य रेखा। ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई। अब 23.5 डिग्री उत्तर में ये आपकी कर्क रेखा हो गई। 23.5 डिग्री दक्षिण में ये आपकी मकर रेखा हो गई। मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में आपके कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी में आपके मकर रेखा, 23.5 डिग्री 66 डिग्री ये आपके उत्तरी ध्रुव व्रत है। उत्तरी ध्रुव व्रत है। और 66 डिग्री ये दक्षिण में ये आपका दक्षिणी ध्रुव व्रत है। दक्षिणी ध्रुव व्रत है। क्लियर? आपका ये मैप बन गया। ये ग्रीनविच रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये उत्तरी ध्रुव व्रत, ये मकर रेखा, ये दक्षिणी ध्रुव व्रत। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसे बनती हैं। तो आपकी जो ये आडी ऐसे ही मैं रेखाएं बनाऊं, ये तो ये आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। ये आपकी अक्षांश रेखाएं ऐसे बनेगी।
ऐसे। ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। ऐसे आपको बनाना आना चाहिए और खुद आप प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे तब ही जाके ये थोड़ा बनेगा, थोड़ा समझ में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये ना तो समझ में आएगा, ना ही आपसे ये बनेगा। इसलिए ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, आडी या तिरछी अक्षांश रेखाएं। ये आपकी अक्षांश रेखाएं हो गई। फिर आपकी देशांतर रेखाएं, ऐसे खड़ी या सीधी रेखाएं, ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। ये वाली आपकी देशांतर रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाएं ऐसे बनती हैं, अक्षांश रेखाएं ऐसे बनती हैं। अब आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, रफ कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करनी है, समझना है इस चीज़ को, तब जाके ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। क्लियर? ऐसा मैप आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ तक अब आप देखो कि कुल अक्षांश रेखाएं, कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, क्या ये किस चीज़ को दर्शाते हैं, इनकी चर्चा हम इस स्लाइड में करेंगे। कि जो क्षैतिज या आडी रेखाएं हैं, जो ये क्षैतिज और ये आडी रेखाएं हैं, ये आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है। फिर ये आपकी लंबवत जो रेखाएं हैं, ये आपकी जैसे ये लंबवत रेखाएं हैं, ये आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनका आपको नॉलेज होना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं ये आडी होती है और देशांतर रेखाएं जो ये लंबवत होती है उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश आपके 90 है। उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ कुल 90 अक्षांश बनते हैं। यहाँ उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश बनते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी आपके 90 अक्षांश बनते हैं। ठीक है। फिर आपके कुल अक्षांशों की बात करें तो 90 और 90 180 और एक आपकी ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम विषुवत रेखा भी है ना। तो 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में और एक आपकी ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। टोटल कितना हो गया? 181। कुल अक्षांश 181। अब कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कुल अक्षांश रेखा ये आपके 179 होती। अब कैसे होती है 179? देखो, क्योंकि 90 होते हैं, 90 है ना, तो 90 का तो एक ही तो केंद्र है, 90 का एक ही तो केंद्र है, इसलिए 1 से 89 तक की रेखाओं के 2-2 केंद्र बनेंगे और 2 केंद्र बनेंगे तब ही एक रेखा खींचेगी। इसलिए कुल अक्षांश रेखाएं 179 ही होती है। फिर पूर्वी गोलार्ध में कुल देशांतर पूछे, आपका ये पूर्वी गोलार्ध है तो यहाँ पे ये देशांतरों की बात करें तो आपके 180 देशांतर बनते। फिर आपके पश्चिमी गोलार्ध में अक्षांशों की बात करें हैं तो 180 इधर 180 इधर, तो कुल देशांतर कितने हो गए आपके? 360 देशांतर हो गए। और कुल देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये आपके 360 ही होती है। फिर अक्षांश, आपका जो अक्षांश होता है वो दूरी बताते हैं, यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में जाने में 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अक्षांश आपकी दूरी बताते हैं, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक जाने में 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। फिर आपके देशांतर समय बताते हैं, यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने पर आपको 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक जाने में 111 किलोमीटर का समय लगता है। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो ये क्लास है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसका अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से इसको एक बार और ढंग से पढ़ना, समझना और मैप बनाने की भी कोशिश करना। ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।